हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स को, और कुछ टारगेट्स भी हैं शेयर के, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, और कुछ न्यूज़ है जिनको मैं कवर करने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं आज के दिन एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया है। अगर एफआईआईज का आज का डेटा देखें तो लगभग 697 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज ने जो है 636 करोड़ के आसपास की बाइंग हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ सेशन में अगर देखें तो जो एफआईएस की बाइंग थी वो लगभग 18,000 करोड़ के आसपास आ चुकी थी, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास इस महीने की जो बाइंग है वो घट गई है 18,000 करोड़ से 10,000 करोड़। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले जो सेशंस थे लगभग 14 तारीख के पहले, तो वहाँ पे रेगुलर 5-6 सेशन ऐसे थे जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 2,000 करोड़ ऐसी कंटिन्यूस बाइंग जो है लगातार सेशंस के अंदर एफआईज ने की। बट वहाँ से अगर आप वापस से देखें तो ये 2 सेशंस, वापस से ये कंटिन्यूस 3 सेशंस। वापस से जो कंटिन्यूस जो अगर बुल रन कहें तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआईज की जो बाइंग और सेलिंग है वो भी वॉलेटाइल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द फ्यूचर टर्म या 6 महीने साल भर का अगर नज़रिया देखें तो मार्केट जो है वो आपको वॉलेटाइल ही देखने को मिलेगा, और आपको ऐसे ही बाइंग और सेलिंग जो है वो एफआईएस की तरफ से देखने को मिलेगी। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जो है अच्छा खासा मार्केट को संभाल रहा है। अगर डीआईएस अगर ये बाइंग ना करे तो निफ्टी जो है वो आपको 18,000 के आसपास देखने को नहीं मिलेगा। लुढ़क कर हो सकता है 17,000 16,000 के आसपास भी चला जाए। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो डीआईएस की तरफ से हो रही है। इसी वजह से निफ्टी जो है वो, चाहे वो ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत ही करेक्टेड देखने को मिल रहा है, उसका जो मेजर रीज़न है वो डीआईएस और रिटेलर्स की जो कंटिन्यूस बाइंग मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ये जो है वो बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर निफ्टी देखे तो लगभग 18,240 के आसपास जो है वो ट्रेड करने को देखने को मिला। अगर आप फ्यूचर टर्म या शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 18,200 से लेके 18,450 के आसपास जो है निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। सेम रेंज के अंदर ही हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन करे। अगर मार्केट जो है वो फ्लैट देखने को मिला, और अगर यहाँ से भी अगर गिरता है तो 18,100 के आसपास का जो सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए काम कर सकता है। ये एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी या नेगेटिव साइड के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो 18,100 का जो लेवल है वो आपको याद रखना है कि यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर देखें नीचे के साइड में तो लगभग 17,750 भी जो है, अगर ज़्यादा बेयर रैली अगर देखने को मिले तो 17,750 भी जो है वो देखने को मिल सकता है, अगर 18,100 का या 18,000 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ देता है तो। शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेस कर रहा है, बट यू नेवर नो इन फ्यूचर कैसे ग्लोबल कंडीशंस डिपेंड करती हैं, उसके बेसिस के ऊपर भी निफ्टी जो है फ्यूचर में ट्रेड कर सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग 4% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कोई मेजर करेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ईज माई ट्रिप। आज के दिन अगर देखें तो लगभग 17% के आसपास की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। आज ही के दिन जो था वो एक्स डेट देखने को मिली ईज माई ट्रिप की। बोनस और स्प्लिट दोनों भी जो है ये शेयर ने डिक्लेयर कर दिया था। आज ही के दिन जो है वो आपको थोड़े दिन में बोनस के जो शेयर्स हैं वो लगभग 15 दिन के आसपास आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और जो स्प्लिट के शेयर्स हैं वो लगभग 7 से 8 दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। 7 दिन तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 3 to 4 डेज़ के अंदर हो जाते हैं स्प्लिट के शेयर। बट बोनस के जो शेयर हैं उनको 15 दिन लगता है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। कंपनी काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हैं कि स्प्लिट और बोनस के चलते कंपनी ने जो है वो 35% के आसपास की रैली करके दिखाया। जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। गूगल का थोड़ा आज ग्लिच है, उस चक्कर में चार्ट नहीं दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। आपके जो बोनस और स्प्लिट के शेयर्स हैं वो आपको विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर क्रेडिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की
लार्ज कैप की मार्केट कैप मैं कहूँगा। आज के दिन देखें तो लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था और पिछले कुछ टाइम से जो है स्टॉक के अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो डिप है उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और एक्यूमुलेशन जो है वो करना चाहिए। सो कंपनी का 52 वीक हाई अगर देखें तो लगभग 2700 के आसपास है, बट कंपनी अभी भी थोड़े बहुत डिस्काउंट पे चल रही है। कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली थी पिछले कुछ टाइम में, तो 2700 के आसपास गया था, वहाँ से अगर देखें फिर से 200 रुपये के आसपास का वापस से डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है या करेक्शन जो है वो हो चुका है। सो अगर इन फ्यूचर मार्केट के अंदर और भी गिरावट अगर आपको देखने को मिलती है तो आप एक एक शेयर करके जो है यहाँ पे अक्यूमुलेशन HUL के अंदर कर सकते हैं। सो प्रभुदास लीलाधर जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने 2800 के आसपास का जो टारगेट है वो मिड टर्म के अंदर दिया है। सो 2800 के जो लेवल्स है, सो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का जो एक साल का अगर मैं चार्ट बताऊं तो कंपनी जो है वो सेम रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है और वही जो है 2700-2800 के आसपास कंपनी का हाई था। 5 साल के भी रिटर्न्स देखें तो थोड़े बहुत गेंस वाइप आउट देखने को मिले, फिर भी 100% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। सो हर साल कंपनी अगर 20% भी पैसे बना के देती है तो वो भी डिसेंट है। सो अभी के लिए देखें तो जो है अच्छा खासा करेक्शन भी इस कंपनी के अंदर हो चुका है और कंपनी डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। सो अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी ने 2810 के आसपास का जो लेवल है वो रीच किया था और वहाँ से जो है शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास भी गया था, वहाँ से 500 रुपये के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। सो यहाँ पे भी आप एक एक दो दो शेयर करके जो है अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अभी के लिए जो इन्फ्लेशन की मार है वो FMCG कंपनीज के ऊपर ज़्यादा मार पड़ेगी। सो उस वजह से इनके मार्जिन प्रेशर्स भी हो रहे होंगे। सो यही अच्छा टाइम है कि आप HUL को जो है बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है नज़ारा टेक। सो ये एक ऑनलाइन गेम्स की एक कंपनी है। सो यहाँ पे अगर न्यूज़ देखें तो जो गवर्नमेंट है इन्होंने यहाँ पे टैक्स जो है GST बढ़ाने का फैसला किया है। सो 28% के आसपास का जो GST है वो ऑनलाइन गेम्स के ऊपर भी रेगुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो अभी के लिए देखें तो 18% के आसपास का जो GST टैक्स है ये इनको भरना है, बट इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर 28%। सो इन स्टॉक्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो अगर एक साल का मैं चार्ट बताऊं तो लगभग 47% के आसपास के गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है और अगर ऑल टाइम हाई से देखो तो 54% टू 60%। सो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो डुबा दिए हैं कंपनी ने। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 62% के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट किए हैं। सो जहाँ से कंपनी ने स्टार्ट किया था वहाँ से थोड़ा बहुत अप साइड हमें देखने को मिला था, बट वहाँ से अगर आप देखें तो डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। सो कोई बाइंग या सेलिंग की न्यूज़ या कोई राय नहीं है, बट जस्ट यहाँ पे जो गवर्नमेंट अपना टैक्स इंक्रीज करने वाली है, सो वो न्यूज़ मैं कवर करना चाहता था। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वेदांता। सो वेदांता के मैनेजमेंट ने आज के दिन जो है 17.50 पैसे के आसपास का जो डिविडेंड है वो तय किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सो अगर ये देखें तो ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23। सो ये जो है वो तीसरा डिविडेंड इन्होंने अभी के लिए डिक्लेयर कर दिया है। सो 30th ऑफ नवंबर जो है इसकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने तय की है और इसका जो पूरा टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 6505 करोड़ के आसपास का टोटल डिविडेंड का खर्चा है। सो जितने भी फ्लोटिंग शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 17.50 अगर आप करेंगे तो आपको 6505 करोड़ के आसपास का अमाउंट आपको मिलेगा। सो अगर आप यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें तो लगभग 24% के आसपास आ चुका है। कोई बैंक की FD 5 से 6% होती है, यहाँ पे डिविडेंड सिर्फ 24% के आसपास का मिल रहा है। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। सो कंपनी जो है वो कमोडिटी सेक्टर के अंदर स्टील के सेगमेंट के अंदर काम करती है। सो अगर एक साल का यहाँ पे चार्ट देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स है। 5 साल का चार्ट देखें तो 1% के आसपास के पैसे जो है जनरेट करके दिए हैं, बट कंपनी जो है वो डिविडेंड बांटती है 24% के आसपास का। सो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। सो कंपनी जो है अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएँ और आपको कैपिटल गेन नहीं चाहिए, सो मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं होता। मैं ग्रोथ कैपिटल अप्रिसिएशन के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। सो यहाँ पे अगर आप डिविडेंड चाहते हैं तो वेदांता के अंदर जो है बाइंग करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो 8000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए। यहाँ पे अगर आप कंपनी का चार्ट देखो तो आप डाउन, फिर वापस से थोड़ी सी रैली, फिर वापस से डाउन, फिर वापस से डाउन। सो जो वॉलेटाइल चार्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। सो कंपनी का जो हाई है वो लगभग
468 के आसपास है, जो अभी तक इन्होंने शायद ब्रीच नहीं किया है। सो अगर आप यहाँ पे हाई देखें तो कंपनी ने 2010 के अंदर कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया था। वहाँ से जो है कंपनी उसके रेंज के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। सो अगर आपको डिविडेंड लवर है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बट आपको अगर कैपिटल अप्रिसिएशन जाना है तो कमोडिटी सेक्टर के स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहना होगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वीबीएल। सो मार्केट में कुछ भी हो, वीबीएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीबीएल जो है वो अपनी चाल चलते रहता है। अगर आप आज के दिन भी देखें तो 5% के आसपास की तेज़ी हो चुकी है। मेरा पूरा यूट्यूब का चैनल अगर आप निकल के देखें तो मैंने वीबीएल का जिक्र बहुत बार किया है मेरे चैनल के ऊपर। दूसरे स्टॉक्स का भी मैंने किया है, बट वीबीएल को मैंने पहले भी कवर किया था। अगर आप 1 महीने का चार्ट देखें, 6 महीने का चार्ट देखें, ईयर टिल डेट देखें, 1 साल देखें, 5 साल देखें, एवरी पैरामीटर के अंदर जो है कंपनी ने पैसे बना के दिए। अगर आप देखें लिस्टिंग जो है वो 2016 के आसपास कंपनी हुई थी। 130 से कंपनी जो है वो 1156 के आसपास लगभग 800% के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अच्छा खासा अक्यूमुलेशन जो है वो आप लोअर साइड के ऊपर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी जो है वो ज़्यादा मौका नहीं दे रही, और मैं भी कोई बाइंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो अभी के लिए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो कंपनी के अंदर आप कोई भी लेवल के ऊपर अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। सो अभी कंपनी का 52 वीक हाई लगभग 1200 के आसपास है। सो कंपनी जो है वो 1156 के आसपास लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन मिलेगा तो आप एसआईपी के वे में बाइंग कर सकते हैं। मैं तो पहले से इसको अक्यूमुलेट करने की राय दे रहा था, जहाँ जहाँ पे करेक्शन दिखता है मैं वीडियो बनाता हूँ। बट आज के दिन 5% के आसपास की तेज़ी हो गई थी। लगभग 75,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी जो है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, बट कंपनी जो है वो मोनोपोली एंजॉय करती है। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि पिज़्ज़ा और पेप्सी से अगर पैसे बन सकते हैं तो जुबिलियंट फूड और वरुण बेवरेजेस को जो है वो आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन जो है वो फ्लैट ही कारोबार आपको देखने को मिला, लगभग 2500 के आसपास। सो कंपनी का अगर 1 साल का मैं चार्ट बताऊं तो कोई ज़्यादा पैसे जो है बना के नहीं दिए हैं। 5 साल में अगर मैं दिखाऊं तो 172% के आसपास के रिटर्न्स। मार्केट कैप देखें तो 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। पी भी जो है वो 26 के आसपास ही है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जो है वो अक्यूमुलेट करने का ही काम आपको करना चाहिए। 6 महीने का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो कंपनी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। या 6 महीने से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कोई भी पैसे बना के नहीं दिए हैं। 1-1.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न है। कंपनी जो है वो सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड करी है। 1 साल ईयर टिल डेट भी देखे तो 6% के आसपास। तो मैं यही कहूँगा कि आप, जैसे मैंने एचयूएल के अंदर कहा था, यहाँ पे भी आप जो है जायंट के अंदर एक एक दो दो शेयर करके जो है अक्यूमुलेशन कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं। इन फ्यूचर जैसे ही आपका अक्यूमुलेशन ख़त्म हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या एचयूएल से भरा हुआ होना चाहिए, बट एक 2-5% फॉर एग्जांपल अगर आपने 5% जो है वो लार्ज कैप को दिया है, तो आप अगर रिलायंस को 5% देते हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 का अक्यूमुलेशन है, तो आप इसको कंप्लीट करिए। हर गिरावट के अंदर जो है आप एक एक दो दो स्टॉक करके आप 50,000 का जो 5% होता है, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप 50,000 के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को एक एक दो दो करके लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम 1-2 साल लगाइए उसको अक्यूमुलेट करने के लिए, और उसको होल्ड कीजिए फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है वो बन के मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डिक्सन टेक। सो ये भी आत्मनिर्भर भारत की काफ़ी अच्छी कंपनी है, और अभी अगर देखें तो आत्मनिर्भर भारत की कंपनीज, मेक इन इंडिया जो अभी सेगमेंट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है इंडिया के अंदर, और ग्लोबल अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। अगर आज के दिन देखें तो कारोबार जो है वो फ्लैट ही देखने को मिला। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम देखें, 1 साल के अंदर कंपनी ने अच्छे खासे जो रिटर्न्स थे उसको वाइप आउट करके 25% के आसपास के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। Q2 के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो थे वो ठीक ठाक ही थे। कंपनी ने कोई ख़राब नंबर्स पेश नहीं किए थे, बट उसके बावजूद भी जो है वो कंपनी के अंदर ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई। बट आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कोई बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 6 महीने की बात करें तो जो 3,500 का लेवल था वहाँ से रिक्लेम करके 1,000 पॉइंट्स की तेज़ी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली। 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी अगर देखें तो 111 के आसपास है, जो कि काफ़ी हाई है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि
कंपनी जो है वो मोनोपोली एंजॉय करती है। सो इसी वजह से कंपनी का पी भी जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। सो 52 वीक हाई लगभग 5800 के आसपास है। सो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि आप जो है वो अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 5 साल की मैं बात करूँ तो लगभग 550% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा 25% के डिस्काउंट पे आपको अभी भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे भी जो है आप एक एक दो दो स्टॉक करके बाइंग करके चल सकते हैं। सो एसआईपी के वे में आप बाय कर सकते हैं। मिड कैप का स्टॉक है। सो अलोकेशन लगभग 3-4% के आसपास आप दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिक्सन टेक को। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। सो आज के दिन देखें तो 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। सो फार्मा सेक्टर में एपीआई बनाने का काम करती है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप दो कंपनीज को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, डीवीज लैब और ग्रैन्यूल्स, जो कि सेम सेगमेंट के अंदर काम करती हैं। सो अगर आपको लार्ज कैप में चाहिए तो आप डीवीज को बाय कर सकते हैं, और ग्रैन्यूल्स के अंदर भी जो है आप 1-2% के आसपास का बाइंग अपना करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 16 की मार्केट कैप है, पी भी जो है वो 18 के आसपास ही है। सो स्टॉक काफ़ी महंगा नहीं है, बट अगर आप देखें तो 400 रुपये के आसपास स्टॉक चला गया था, वहाँ से करेक्शन देखने को मिला, और फिर 250 के आसपास भी गया था, वहाँ से फिर से रिकवरी देखने को मिली, और 363 के आसपास जो है स्टॉक अभी के लिए सर्वाइव कर रहा है। 5 साल में बोलूँ तो 190% के रिटर्न जो है जनरेट किए हैं, और लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम अगर देखें तो 3000% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेंज है 2020 से लेके, या आप यहाँ पे देखें, सो ये जो रेंज है फॉर एग्जांपल सितंबर 2020, सो 375 से लेके 363, मतलब सेम रेंज के अंदर ही लगभग 2 साल हो चुके हैं कंपनी जो है वो सेम रेंज के अंदर ट्रेड करे। सो जब भी ब्रेकआउट होगा, काफ़ी बड़ा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और कंपनी का जो हाई है वो लगभग 422 के आसपास है, इसको भी ब्रीच करते हुए देखने को मिलेगा, बट इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है टाइम। सो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट आपको ओवर अलोकेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कैप जो है वो छोटी है। सो 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जहाँ जहाँ आपको करेक्शन देखने को मिले, आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर ओवर अलोकेशन नहीं करके ग्रैन्यूल्स इंडिया को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।